यस। सो देखिए, हमारे इस सेशन का प्योरली राइट नाउ इंटेंशन है कि हेज अकाउंटिंग को पढ़ना। वैसे तो देखने जाए तो हेज अकाउंटिंग वगैरह जैसी चीजें थोड़ी टाइम लग जाती है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस टॉपिक को हम कम से कम समय के अंदर बेस्ट वे में कंप्लीट करें। आई एम नॉट सेइंग कि 10-15 मिनट में कंप्लीट करना है, बट फिर भी वी विल ट्राई कि पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हो। ठीक है, कोई इरेलेवेंट आगे पीछे का डिस्कशन नहीं। हेज अकाउंटिंग में पूरा फोकस करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट आपको लिखवाने वाला हूं, ठीक है, फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो डिफिकल्ट इसीलिए लगते हैं बिकॉज आप कप्लान से जब उसको पढ़ते हो ना तो लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर मैं उस चीज को, बताइए स्टूडेंट्स, अगर बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख दो वही लैंग्वेज को, वही पैराग्राफ को, तो आगे जाके भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। नो डाउट मैं यहाँ पे कोई ट्रांसलेटर की तरह नहीं बैठा हूं कि कप्लान का सिंप्लीफिकेशन दे के खत्म करेंगे। नो, पढ़ेंगे, ठीक है, बट जो मेन इश्यू होता है ना ये टॉपिक में ना समझ में आने में, वो हमेशा होता है कि वो डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है। करेक्ट है, आपने खुद से ऑब्वियसली पढ़ने का ट्राई किया होगा, बट व्हाट डू यू थिंक गाइस कि ये इश्यू आया कि नहीं आया आपको, बताइए। यस एग्जैक्टली वही इशू है। करेक्ट यही है। इशू है सर। हाँ राइट। बट हम क्या करने वाले हैं बेसिकली, हम मेरा यहाँ पे एजेंडा बहुत ही सिंपल है इस चीज को समझाने का। दो सम्स करेंगे, एक फेयर वैल्यू हेजिंग वाला करेंगे, एक करेंगे अपने कैश फ्लो हेजिंग वाला। ये दोनों के सम्स एज वेल एज दोनों का कंटेंट लिखवाना है। ठीक है, सो लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पे जब हमारे पास में हेज अकाउंटिंग वगैरह की बात हो रही है ना स्टूडेंट्स, सो देखिए, ये हेज अकाउंटिंग जो सजेस्ट किया गया है ना, इस अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, पहले तो ये समझ लो। ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी कि ऐसा ही अपने को अकाउंटिंग करना है। अगर आप चाहो तो इस हेज अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को ना फॉलो करके आप अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर लो भैया। ओके, अपने हिसाब से अकाउंटिंग। अब अपने हिसाब से अकाउंटिंग का मतलब क्या है वो मैं बताता हूं। देखिए, आपने जब बुक वगैरह पढ़ा होगा तो आपने दो वर्ड्स को तो सही तरीके से समझा होगा या दो वर्ड्स देखे होंगे, एंड दोस टू वर्ड्स आर द हेज आइटम एंड हेज इंस्ट्रूमेंट। ये वर्ड कहीं नजर में आया था कि नहीं आया था, बताइए। यस सर। करेक्ट है, यस। हेज इंस्ट्रूमेंट एंड हेज आइटम। सॉरी। सो देखिए, हम सबको पता है स्टूडेंट्स हेजिंग क्या होती है। हम सबको पता है कि सर वहां पे अपने फ्यूचर्स ऑप्शंस, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप, ये काफी सारी चीजों के अंदर हम हेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़े आ रहे हैं। एंड खास करके हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर के अंदर, फॉरेक्स के अंदर ये सारी चीजें अपनी कवर्ड है। यस, एंड इसके अंदर आज हम जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स मेंशन करेंगे ना, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का लेने वाले हैं। ओके, तो आई होप यू नो कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कोई बताना चाहेगा, एक्सप्लेन करना चाहेगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? जो हम फ्यूचर में जाके मतलब अभी हम बेट कर देते हैं कि हम फ्यूचर में इतना पे करेंगे, ओके, और उसके लिए हम अभी ही पे ऑफ कर देते हैं, एक तरीके से एडवांस पेमेंट टाइप्स। करेक्ट है। ओके ओके, समझ गया। ठीक है, उसके अलावा कोई चीज ऐड करना चाहते हैं खुशहाली आप? मतलब आज ही मैं बुक कर देती हूँ कि एट अ पर्टिकुलर टाइम मैं लाइक इफ आई एम बाइंग 1 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो 1 महीने बाद एट अ पर्टिकुलर फिक्स्ड रेट जो अग्री किया है, एट दैट रेट आई विल बाय और सेल। तो आई करेक्ट है। थिंक एट दैट टाइम वी विल बी पेइंग, देयर इज नो एडवांस एज सच। बट इफ आई कैंसल या फिर मैं उसको ब्रीच करूँ तो फिर उसमें रिवर्स करना होता ओके ओके, तो दैट मीन्स बेसिकली अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज आपने नोटिस किया होगा कि जनरली मान लेते हैं फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट अगर हम कर रहे हैं तो जनरली वन ऑन वन बेसिस पे बैंक के साथ में होता है। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कभी बीएससी एनएसए में नहीं होगा। ठीक है, जनरली बीएससी एनएसए में जो होगा वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, एफ एंड ओ मार्केट होता है। यस, फॉरवर्ड है। यस कॉन्ट्रैक्ट यस। जनरली हमारे बैंक के साथ वगैरह में होते हैं। हालांकि हमारे पास तो भैया क्रूड ऑयल, गोल्ड, कमोडिटी, ये सारी चीजों के अंदर भी एफ एंड ओ करने के पॉसिबिलिटी है, बट हम वर्ड यूज करेंगे अभी इजी पर्पस के लिए फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड क्यों समझने के लिए भी इजी पड़ता है, क्यों बताता हूं। क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर सिंपल होता है भैया, आपका ट्रांजेक्शन लॉक हो गया, आपने 65 के ट्रांजेक्ट पे के रेट पे
एक फॉरेन ट्रांजेक्शन्स आपने फॉरवर्ड रेट पे कंफर्म किया है ना, आप भाई स्पॉट रेट जो चले वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, हमारा रेट फिक्स है, 65 पे ये ट्रांजेक्शन पड़ने वाला है। ओके, बट चलिए ठीक है, ये सारी चीजें तो बातें तो आगे होती रहेगी, बट लेट्स कम टू द पॉइंट। यहाँ पे जो हेज होता है ना, हेज वो हमारे फेयर वैल्यू हेज है, कैश फ्लो हेज है, ये अपने को दिया गया है। तीसरा भी एक हेज होता है, जो जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको, कि फॉरेन ऑपरेशन फेयर वैल्यू हेज होता है, ठीक है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। दो ही चीज सिलेबस में है, कैश फ्लो हेज, फेयर वैल्यू हेज, और यही चीज इंपॉर्टेंट है वैसे तो ना। आपको थियरी के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूं, तो कप्लान जब हेज अकाउंटिंग आप जब स्टार्ट करोगे ना, तो उन लोगों ने कुछ कंडीशंस बोला गया है कि हेज अकाउंटिंग अगर फॉलो करना है तो व्हाट आर दी कंडीशन दैट हैज टू बी फुलफिल्ड। यस, मैं बहुत शॉर्ट मैनर में यहाँ पे लिख रहा हूं, आप कॉपी करते जाना। जस्ट आई एम नॉट सेइंग, मतलब कंडीशंस को भी मैं सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं, अगर आपको लिखना है तो ठीक है। आप अपने हिसाब से हेडिंग दे देना, हेज अकाउंटिंग हेडिंग दे देना, हेज अकाउंटिंग, एंड उसके नीचे अगर कंडीशन लिखना है तो लिख दो हेडिंग। yes, the first condition here is that there must be designated hedge। डन। हो जाए मुझे बता देना। Done. डन, हाँ देखिए, सबसे पहला है यहाँ पे एक पहले और दूसरे पॉइंट के अंदर हेज आइटम एंड हेज इंस्ट्रूमेंट का बातचीत हो रहा है। सपोज मान लेते हैं अपने गोल्ड प्राइस का बात करते हैं, आपने लिखा हुआ है, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं अभी। तो पहले दूसरे पॉइंट में आप देखोगे हेज आइटम एंड इंस्ट्रूमेंट, मान लेते हैं सोने गोल्ड के अंदर अपने को थोड़ा डर लग रहा है कि सर हमारे पास जो गोल्ड पड़ा है सर, ये तो दाम ऊपर भी जा सकता है सर, ये तो नीचे भी जा सकता है, इसीलिए द गोल्ड इज द हेज आइटम। एंड इस हेज आइटम के ऊपर जो हम हेजिंग कर रहे हैं वो मे बी एफआरए के जरिए कर सकते हैं, फ्यूचर्स के जरिए कर सकते हैं, ऑप्शंस के जरिए कर सकते हैं। तो वट एवर डेरिवेटिव टेक्निक्स दैट यू आर हैविंग उसको बोला जाता है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। पहले ये बात क्लियर है। अब ये हेज आइटम जो हुआ वो गोल्ड भी हो सकता है, क्रूड ऑयल भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ। यस, yes, Yes. because at the end these all the derivatives are kind of the सट्टाखोरी। कभी कभी एफ एंड ओ मार्केट तो प्योरली सट्टाखोरी है, ठीक है, तो आप कोई भी चीज के ऊपर बेट लगा सकते हो, सट्टा लगा सकते हो। यस, सो वापस आते तो वो बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है, बट वापस आते सर यहाँ पे आपने जो लिखाया हुआ है वो डिजिग्नेटेड वर्ड लिखा है सर, इसका मतलब क्या होता है? यस, इसका मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया है या नहीं है? नहीं. नहीं, ओके, नो वरी। देखिए, क्या कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि भैया मैं ना गोल्ड के बिजनेस में हूं, तो मेरा जो इन्वेंटरी फ्लक्चुएशंस एंड मेरा जो कोई भी गोल्ड का रेट का फ्लक्चुएशंस होगा ना, वो आए दिन होते रहता है, करेक्ट है, आए दिन होते रहता है। तो देर इज वन हेज आइटम, ओके, ऑन दी अदर साइड मेरे पास में कोई डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, क्या मुझे बताओ वो डेरिवेटिव हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कहला सकता है क्या? अच्छा, मतलब if it is not specifically for it.
यस, बट समझिएगा यहाँ पे, व्हाट इफ भैया मेरे पास इन्वेंटरी है गोल्ड का पड़ा है, मेरे पास एफ एंड ओ मार्केट के अंदर कोई फ्यूचर्स या ऑप्शंस कोई डेरिवेटिव है बट वो रिलायंस के शेयर का है, तो भैया आपका हेज आइटम गोल्ड है, आपने हेज इंस्ट्रूमेंट पकड़ के रखा है रिलायंस के शेयर का, ये क्या रिलेशन हुआ भाई? नो, डेजिग्नेटेड आइटम एंड डेजिग्नेटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है आप जिस आइटम का बात कर रहे हो उसी आइटम के साथ लिंक किया गया है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। गोल्ड आइटम है तो फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट करके बैठो ना तो भी गोल्ड का ही कर करना है अपने को। ओके, आइटम कोई और दौड़ रही है, फाइनेंशियल अपना डेरिवेटिव्स है वो कोई और ही दिशा में जा रहा है, ये नहीं चलेगा। क्लियर है अभी दीपाली? यस सर। ठीक है, सो पता चला कि दोनों सेम सेम होने चाहिए। आप बोले सर मेरा इन्वेंटरी में 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, बट कोई बात नहीं सर, मेरे पास में डेरिवेटिव पड़ा था 100 करोड़ का, उसमें से फायदा हो गया, सर नेट ऑफ कर देता हूं मैं। नहीं, ऐसे नहीं चल सकता भाई। हाँ, नो, देर हैज टू बी रिलेशन, देर हैज टू बी अ प्रॉपर स्टूडेंट्स प्लानिंग कि मेरे पास अप्रोक्सीमेटली इतना इन्वेंटरी पड़ा रहने वाला है, तो इतनी इन्वेंटरी के लिए मुझे स्पेसिफिकली इन्वेंटरी फ्लक्चुएशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे सेम अमाउंट का डेरिवेटिव में एंटर करने दो। तो ये आपका प्लानिंग था कि मेरे पास 200 करोड़ का इन्वेंटरी रहने वाला है और उस 200 करोड़ का इन्वेंटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास में एक हेजिंग होना चाहिए। यस, तो प्लानिंग के साथ किया गया एक पूरा का पूरा हेजिंग है, तो इसको बोला जाता है डेजिग्नेटेड हेजिंग। क्लियर? यस, देन उसके बाद आपने वहां पे नोटिस किया हुआ है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। यस, तो ये इसके अंदर भैया बहुत सिंपल है, जस्ट एंड जस्ट टू प्रूव कि भैया आपने एडवांस में प्लान करके रखा था कि नहीं रखा था हेजिंग, उसको प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। अब बोले सर वो उसके थोड़ी ना डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगे? देखिए आप सबको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर रिस्क कमेटी बिठाई जाती है। यस, आपने एसबीएल सब्जेक्ट पढ़ा है तो थोड़ा आइडिया होगा आपको। जैसे कोई कंपनी के अंदर रेम्यूनरेशन कमेटी होती है, नॉमिनेशन कमेटी होती है, नाम सुना है? ऑडिट कमेटी होती है। यस, वैसे ही एक रिस्क कमेटी होती है। रिस्क कमेटी का काम है कि बिजनेसेस को काफी सारे रिस्क में से प्रोटेक्ट करना। तो रिस्क कमेटी ने अगर ये रिस्क आइडेंटिफाई किया था, कौन सा रिस्क? हमारी इन्वेंटरी वैल्यूएशन का रिस्क, करेक्ट है? तो अगर रिस्क कमेटी ने ये रिस्क आइडेंटिफाई किया था तो बोर्ड मीटिंग्स के अंदर उसका डिस्कशन हुआ होगा, तो बोर्ड मीटिंग्स का मिनट्स आपके पास पड़ा हुआ होगा। सही है? अपार्ट फ्रॉम देयर उसमें अभी आगे क्या एक्शन लेना उसका भी रिपोर्ट सबमिट हुआ होगा। तो रिस्क कमेटी के द्वारा ये रिस्क को आइडेंटिफाई भी किया एंड रिस्क कमेटी के द्वारा इसका हेजिंग भी डिस्कस हुआ है बोर्ड मीटिंग्स वगैरह के अंदर में। तो यू डू हैव द डॉक्यूमेंट्स विच क्लियरली शोज कि हमारी कंपनी का बहुत प्री प्लानिंग के साथ में ये हेजिंग किया गया है। करेक्ट है? ये प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्चुअली? यस, ठीक बट है। मतलब ऐसा पॉसिबल है क्या कि मतलब आप बोल रहे हो ना जैसे गोल्ड के लिए गोल्ड का ही फॉरवर्ड या जो भी लिया होगा, हम्म। तो इज हम्म। इट पॉसिबल कि मैंने प्लान ही ऐसे किया है कि भले मेरा अंडरलाइन जो हेज आइटम है वो गोल्ड है, बट उसको हेज करने के लिए मैंने कोई और इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं पॉसिबल है, नॉट अच्छा, पॉसिबल, नो। मतलब आई एम टेकिंग डिफरेंट आइटम बट इट इज टू हेज दिस पर्टिकुलर रिस्क ओनली। नो 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 नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके। उस केस में सेट ऑफ अलाउड नहीं होएगा ना, क्योंकि हेज अकाउंटिंग अब फॉलो नहीं कर सकते, सेट ऑफ नहीं कर सकती, यू आर राइट, यू कैन नॉट डू द सेट ऑफ। ठीक है, जो आगे हम ट्रीटमेंट वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छा अच्छा। दीज ट्रीटमेंट्स विल नॉट बी फॉलोड। तो फिर खुशहाली अगर दोनों अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं तो यू हैव टू डू द इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग। मतलब अच्छा डेरिवेटिव्स ओके से जो प्रॉफिट नुकसान आया है उसको सेपरेटली पीएनएल में डालो, ठीक है, और इन्वेंटरी ओके वगैरह में से जो नुकसान हुआ है उसको सेपरेटली फिर रिकॉर्ड करो, ओके 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 लाइक दैट। समझा। यस, तो उन इन दैट केस खुशहाली आप देखना, आपके पास एक इन्वेंटरी है, दूसरी साइड डेरिवेटिव्स है, तो डेरिवेटिव्स का तो अकाउंटिंग इसी चैप्टर के अकॉर्डिंगली होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट इन्वेंटरी का जो प्लस माइनस होने वाला है उसको आईएएस 2 के अकॉर्डिंगली, इन्वेंटरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहां पे कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर वाला फिर अकाउंटिंग अप्लाई होगा। ओके ओके इंडिपेंडेंटली होगा। ओके हाँ, इंडिपेंडेंटली आइटम का। यस, सो हमारी बात चल रही थी, ओके दीज आर द प्री कंडीशंस, आल्सो देयर इज द लास्ट लाइन रिटन इज द इफेक्टिवनेस के बारे में।
इफेक्टिवनेस बहुत सिंपल है कि देखिए, मैं स्क्रीन शेयर करके समझाता हूं। आपने है ना, इन्वेंटरी आपके पास पड़ा हुआ था, इन्वेंटरी आपके पास पड़ा हुआ था, मान लेते 200 करोड़ का। ओके, इन सामने आपने डेरिवेटिव्स में एंटर कर दिए 300 करोड़ में। ओके, उसके कारण हुआ क्या पता है कि इन्वेंटरी में से आपका नुकसान हो गया है 50 करोड़ का। वॉट एवर फ्लक्चुएशन आया और इन्वेंटरी में नुकसान हो गया 50 करोड़ का। अब डेरिवेटिव का लॉजिक क्या है कि अगर हमारे इन्वेंटरी में नुकसान आया तो डेरिवेटिव में फायदा हुआ होगा। क्या लग रहा है? यस। यस। अब फायदा हुआ ना, जनरल लेवल पे ऐसा होना चाहिए भैया। सुनो, व्हाट व्हाट डू यू से कि अगर मेरे को एक जगह से 10 का नुकसान हो रहा है ना, तो वो नुकसान को सेट ऑफ करने के लिए सामने 10 का फायदा कहीं से होना चाहिए, तब जाके मेरा नेट नेट पोजीशन सेम हो जाएगा। क्या लग रहा है? यस। ठीक है, तो जनरल टेंडेंसी ये रहता है कि हमारा जितना नुकसान होने वाला है स्पॉट रेट में, स्पॉट मार्केट में, उतना डेरिवेटिव्स वहां पे मेरे को फायदा दिला दे, तो मेरा आमने सामने नुकसान फायदा कट जाएगा। बट कभी ऐसा हो सकता है क्या कि हम जो डेरिवेटिव्स में उतरे हैं, ठीक है, वो थोड़ी ज्यादा अमाउंट का कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई दिस अमाउंट डू नॉट मैच। बोले कैसे? बोले 200 करोड़ के एक्सपोजर के साथ में इन्वेंटरी लॉस हुआ सिर्फ 50 करोड़ का, बट 300 करोड़ के एक्सपोजर के साथ में आपको फायदा हो गया है सीधा मान लेते 80 करोड़ का। यस। तो ये डिफरेंस जो आ रहा है ना अमाउंट में, गेन और लॉस वगैरह में, ठीक है, ये इनइफेक्टिव बोला जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट इस तरह के इनइफेक्टिव अमाउंट जो हमारे पास में आ रही है 30 करोड़ का, दिस 30 करोड़ ऑफ द इनइफेक्टिव अमाउंट, इसका ट्रीटमेंट आगे सिखाया जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि जहां पे ये मिसमैच क्रिएट हो रहा है कि एक का नुकसान दूसरे का फायदा मैच नहीं हो रहा है। यस। सो एक का नुकसान दूसरे का फायदा जब मैच नहीं हो रहा है ना, तो इनइफेक्टिव पोर्शन जितना होगा उसका ट्रीटमेंट बताया जाएगा। ठीक है, तो आप हम बैक टू आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर। भैया सुनिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी फेयर वैल्यू हेज। ओके, फेयर वैल्यू हेज, हम इसके बारे में कंटेंट जरूर से जरूर लिखेंगे, बट फेयर वैल्यू हेज का एक सिंपल कंक्लूजन में बता रहा हूं आपको। द फेयर वैल्यू हेज इज ऑलवेज अबाउट द रिपोर्टिंग द प्रॉफिट और लॉस एट ईच एंड एवरी रिपोर्टिंग डेट, ओके, डायरेक्टली टू द पीएनएल, सीधा पीएनएल में डाल दो। ओके, सीधा पीएनएल। यस। बहुत ही एक ही वहां पे रेरेस्ट सिनारियो है जहां पे भैया आपको आपका प्रॉफिट और लॉस ओसीआई में डालने को बोला जाएगा। बाकी अदरवाइज फेयर वैल्यू हेजिंग इज ऑलवेज, यस, fair value hedge is always reporting the profit or loss directly into the PNL। क्लियर है पहले तो ये? यस। हाँ जी सर। ओके, अब फेयर वैल्यू हेज का है ना, एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। अब पहले आप शांति से देखना, ठीक है। अब एग्जांपल ले रहा हूं, उसका कंटेंट फिर बाद में लिखेंगे। मान लेते हैं भैया यहाँ पे हमारा साल चल रहा है 1 जनवरी 2022 ले लेते हैं, ठीक है। और आज से 4 महीने बाद स्टूडेंट मेरे को पैसे आने वाले हैं, तो ऑलमोस्ट वी कैन से 30 अप्रैल 2022 को मेरे को रिसीवेबल होने वाला था। हाउ मच रिसीवेबल यू आर हैविंग? $10,000। बट प्रॉब्लम यह था यहाँ पे एक रिपोर्टिंग डेट आ रही है 31 मार्च की। यस, ठीक है। सो दिस इज द सिनारियो। अब उसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको थोड़ा रैंडम फिगर दे देता हूं आपको, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा रेट चल रहा है 60 का, यहाँ पे हो गया 65 का, यहाँ पे हो गया 70 का। तो एट ईच एंड एवरी इंटरवल, ईच एंड एवरी डेट यू आर सीइंग कि यहाँ पे 5-5-5 का हमारा कुछ रेट इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे बताइएगा जरा यहाँ पे व्हाट डू यू से कि अगर हमको रिसीव होने वाला है $10,000 और अगर मैं स्पॉट मार्केट में उसको बेचने जाऊं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखो ना, फायदा। फायदा हो रहा है, करेक्ट है, फायदा हो रहा है। बट मान लेते हैं कि ये तो फायदा मैंने आपको रेडीमेड फिगर दे दी है, तब आपने बोला ना फायदा। व्हाट इफ मुझे बताओ, जब मैं इस डेट पे खड़ा हुआ हूं, इस डेट पे, तब इस डेट पे क्या मुझे पता होता है क्या कि आगे भविष्य में क्या एक्सचेंज रेट रहने वाला है? नहीं।
नहीं ना। तो इस डेट पे मैं तो मैं पूरा का पूरा ब्लैंक हूं। उल्टा इस डेट पे तो मैं बहुत ज्यादा डर रहा हूं कि साला भविष्य में रेट क्या होगा पता नहीं, भविष्य का रेट साला 50 हो गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। क्या लग रहा है? तो इस डर के मारे है ना मैंने फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट कर दिया है बैंक के साथ में एट अ रेट ऑफ 64। ओके, डर के मारे। तो जब भविष्य के रेट का मुझे कोई आइडिया ही नहीं है तो कहने से मेरे को भविष्य में कुछ गेन या नुकसान होने वाला है अभी तो कुछ बोल नहीं सकते। बट हाँ, राइट नाउ फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे बताना कि स्पॉट रेट चल रहा है 60 का, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर दिया 64 का, तो बैठे बैठा है आज तो आपको 4 का गेन नजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 का गेन फायदा, क्योंकि रेट चल रहा है 60 का और नाउ आपने तो कॉन्ट्रैक्ट करके कंफर्म कर दिया कि आज का रेट भले ही 60 हो बट मेरे को तो 64 के हिसाब से रिसीवेबल होगा। व्हाट डू यू से? Yes. यस। तो जब ऐसा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर स्टूडेंट्स नो डाउट आपको मैं बाद में टाइम दूंगा, अभी थोड़ा मेरा क्या है थोड़ा रफ वाला चल रहा होगा तो बाद में सबसे लास्ट में आपको टाइम दूंगा। सो ऐसे हालातों में स्टूडेंट्स हम जर्नल एंट्रीज वगैरह पास कर रहे हैं, ठीक है। ओके, रिक्वायरमेंट है पास द जर्नल एंट्री, बट यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहला डेट है हमारे पास में 1 जनवरी 2022। इस डेट पे क्या जर्नल एंट्री पास होगा यहाँ पे देखना। जब मैं इस पर्टिकुलर डेट पे खड़ा हूं 1 जनवरी को, आई कैन क्लियरली सी कि देर इज अ गेन ऑफ द फोर रुपीज। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बताइए कि अगर मेरे को इस बंदे के पास से पैसे लेने ही हैं तो मेरे को साथ साथ में डेटर्स रिकॉर्ड करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? डेटर्स, रिसीवेबल्स, यस Yes. Yes. करेक्ट है, रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करने चाहिए, यस। अब मुझे जरा इस बंदे का पोजीशन बताना जरा। मान लेते हैं कि $10,000 आए, मैं जाऊंगा, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो नेटिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक डिफरेंट पूरा कपड़ा चलता है, बट मैं क्या करूंगा, $10,000 आए, उसको स्पॉट मार्केट में जाऊंगा, यस। स्पॉट मार्केट में जाके ही मैं INR रियलाइज कर दूंगा, करेक्ट है, ठीक है। अब इस FRA के अंदर मुझे बताइएगा मैंने बैंक के साथ में क्या डील किया होगा कि आई विल गोइंग टू सेल द $10,000 एट द रेट ऑफ 64। सही है कि नहीं है? मेरे को जो सामने वाली पार्टी से $10,000 आने वाले हैं वो मैं बैंक को जाके सेल करने वाला हूं कि नहीं करने वाला हूं, बताइए मेरे को। Yes. मेरे को USA से आने वाला है $10,000 और वो मैं बैंक को बाय, बैंक के पास से बाय करूंगा $10,000 या उसको सेल करने वाला हूं? Sir. सेल करने वाला हूं। तो जब मैं बैंक को सेल करूंगा तो बैंक वाले मेरे पास से पैसे लेंगे या फिर मेरे को INR देंगे? INR देगा। देंगे, INR देंगे। करेक्ट है, ठीक है। अब ये बात समझना जरा कि मान लेते स्पॉट मार्केट के अंदर अगर मैं ट्रांजैक्शन करता तो स्पॉट मार्केट में आज के दिन में भाव चल रहा है मेरा 60 का, तो मान लेते ये कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा, कितना होगा, हाँ 6 लाख। बट वही $10,000 अगर बैंक के पास में जाऊंगा तो मेरा एक कैश फ्लो फिक्स हो गया है 64 के रेट से 6,40,000, करेक्ट है, ठीक है। बट मुझे बताइए जरा, 40,000 अब तो आपको ज्यादा मिल रहा है ना, बताइए द 4 का गेन ये किसके कारण हुआ, हमारे डेटर के कारण हुआ या फिर ये FRA के कारण हुआ हमारा फायदा? FRE. FRA के कारण हुआ। तो यहां पे ध्यान देना, मैं 2 जर्नल एंट्री पास करने वाला हूं इस फिगर्स के बेसिस पे, यस। ध्यान देना, 6 लाख का फिगर है और दूसरा 640 का फिगर है। द फर्स्ट एंट्री इज नथिंग बट द डेटर अकाउंट डेबिट। मेरे पास जगह थोड़ी कम होगी, चला लेना, ठीक है। डेटर 2, हमारे यहाँ पे सेल्स ऑब्वियसली रिकॉर्ड करना बाकी होगा तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 6 लाख, यस। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करते हैं भैया, जो मेरे को 4 के हिसाब से फायदा हुआ है ना वो मेरे डेरिवेटिव्स के अंदर हुआ है। तो मैं इधर ऐसा लिख सकता हूँ, फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट भी लिख सकता हूँ नाम, या मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव सीधा लिख सकता हूँ। नाम तो जो कोई भी यूज करो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफसेट मान लेते हैं, ले लेता हूं क्योंकि हमारा तो अभी फायदा है ना, कितने का फायदा है,
40,000 से। तो डेरिवेटिव्स असेट अकाउंट डेबिट टू सीधा पीएनएल कितना 40,000। ये बात जरा देख लो। यस, मेरे को अभी के अभी 4 का फायदा दिखा तो मैंने अभी के अभी क्या कर दिया, अभी के अभी राइट नाउ मैंने वो पीएनएल में सीधा सीधा मेरा गेन जाने दिया। यस, फेयर वैल्यू हेजिंग के अंदर याद रखना बहुत ही फ्रीक्वेंटली यहां पे देखोगे आपकी हर एक डेट पे हम फेयर वैल्यू निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करेंगे और प्रॉफिट लॉस सीधा का सीधा पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो at a very initial stage also, at a very initial stage, I will immediately going to record my profit or loss. Done? यहां पर यस यस सर। यस, आगे बढ़ते हैं। ये फेयर वैल्यू एज है। आगे जाके ऐसा हुआ स्टूडेंट्स, जब मेरा रिपोर्टिंग डेट आया ना तो मेरे को पता चला कि साला है ना इस 31 मार्च पे तो मेरा रेट चल रहा है 65 का। तो अब मुझे बताइएगा कि मेरे जो डेटर मेरे को देंगे, यस, तो अब मुझे बताना हाँ जरा इधर कि $10,000 है। अगर मैं स्पॉट मार्केट में गया तो मेरे को तो 65 के हिसाब से वैसे भी स्पॉट मार्केट में 650 मिलने वाला है। यस, एंड बैंक के पास जाऊंगा तो साला वो तो 64 देने वाला है, 640। यस, तो स्पॉट की कंपेयर में आप एफआरए का सिचुएशन मुझे बताइए, एफआरए में आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? लॉस। लॉस हो रहा है, करेक्ट है। और वो कितना लॉस हो रहा है हमारा 10,000 का। यस, अगर बैंक वाले हमारे साथ में नेट पोजीशन अगर बोले कि दीपन भाई स्पॉट की कंपेयर में जो हमारा एफआरए हुआ है ना, आप मुझे सिर्फ नेट अमाउंट ही ट्रांसफर करना। यस, क्योंकि एफ एंड ओ मार्केट वगैरह काफी सारी जगह पे स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन एक्चुअल नहीं होता है। डेरिवेटिव्स में जो फायदा नुकसान होता है ना सिर्फ उसी की लेन देन होती है। यस और नो बताइए। यस। मैंने सट्टा लगाया था रिलायंस के शेयर के ऊपर, अगर मैं जीता तो जितना अमाउंट जीता होगा उतना ही पैसा मिलेगा, और हारा तो जितना अमाउंट हारा उतना पैसा दे देना है। करेक्ट है। तो बैंक वाले मेरे को क्या बोलेंगे पता है इस ऐसे सिनारियो में कि दीपन भाई जो 10,000 का नुकसान है ना, नुकसान आपका, यस, ठीक है, स्पॉट की कंपेयर में मुझे दे देना। ठीक है, जस्ट मैं तो एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, ठीक है, बाकी ये सारी चीजों का कोई वैसे रिलेवेंस नहीं है। 2 रेट से बस मैं आपके पास कंपेयर करवाना चाहता था कि स्पॉट रेट चल रहा है 65 का, एफआरए का रेट चल रहा है 64 का। तो इफ वी कंपेयर वी आर हैविंग अ लॉस हियर। ओके, अब साला डेरिवेटिव्स में नुकसान होने जा रहा है, बट कोई नहीं, वापस आते हैं। अब आ जाएगी 31 मार्च 2021 की डेट। अब इस डेट के अंदर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, फेयर वैल्यू हेज फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो डेटर अकाउंट रिकॉर्ड किया था ना, कितने भाव पे रिकॉर्ड किया था डेटर अकाउंट? 6 लाख पे। यस, डेटर अकाउंट 6 लाख पे। यस, तो बोले Yes, sir. दीपन भाई इस पूरे के पूरे गैप के अंदर, इस पूरे पीरियड के अंदर आपको अपना डेटर अकाउंट तो रीवैल्यू करना ही करना है, साथ साथ में आपका डेरिवेटिव्स अकाउंट भी है ना, वो उसको भी रीवैल्यू करना है। तो मतलब डेटर अकाउंट में क्या फायदा नुकसान हुआ वो बताइए। मैंने बोला डेटर अकाउंट में तो मेरे फायदा ही फायदा है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 60 के भाव पे मेरे को पैसा मिलेगा, बट अभी तो स्पॉट रेट चल रहा है 65 का, तो मेरा डेटर से पैसा आएगा वो 65 के रेट से आएगा। तो डेटर अकाउंट डेबिट 50,000 टू फॉरेन एक्सचेंज गेन। हमारा जो असेट है ना, असेट उसको भी रीवैल्यू कर रहे हैं और उसका गेन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं सीधा के सीधा पीएनएल में। समझ में आ रहा है? ये फेयर वैल्यू हेज का ये एक ब्यूटी है कि हर एक समय पे फेयर वैल्यूएशन के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस, नॉट जस्ट द डेरिवेटिव्स का बट डेटर्स का भी फेयर वैल्यू के अंदर प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? हेलो? यस सर। यस। अब बारी आती है डेरिवेटिव्स के अंदर। डेरिवेटिव्स में हमने अभी अभी देखा कि साला डेरिवेटिव्स में तो नुकसान हुआ है 10,000 का, करेक्ट है। तो पीएनएल के अंदर स्टूडेंट्स कुछ अमाउंट डेबिट होगी क्योंकि अब बारी आ गई है लॉस की। ठीक है ना, अगर हम स्टूडेंट्स यहां पे देखने जाए ना तो मुझे बताइए मैंने गलती से साला पास्ट में है ना 40,000 का प्रॉफिट बुक कर दिया था, ये सुनो, डेरिवेटिव्स असेट के नाम से डेरिवेटिव्स असेट क्रिएट हुआ था,
मुझे लगा था कि मेरे को तो फायदा होने वाला है 40,000 से, बट एक्चुअली में ये तो फायदा तो वो सारा गया ही गया, ऊपर से एक्स्ट्रा 10,000 का नुकसान करके बैठे। जो फायदा एक्सपेक्ट करके बैठे थे, क्या वो फायदा मिलेगा अपने को? ये देखिए जरा, नहीं मिलेगा। जिस 1 जनवरी पे हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि साला अपने को तो 40,000 का फायदा होने वाला है, बट अब तो हालत देख के लग रहा है कि साला कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा नुकसान है ये तो अब ये डेरिवेटिव्स अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। दिस इज द वेरी रॉन्ग अकाउंटिंग वी हैव डन। ठीक है, जल्दबाजी कर दी थी जरा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बट कोई नहीं, अब इस डेरिवेटिव्स अकाउंट को क्लोज कर देंगे, एज वेल एज जो हमारा नुकसान हुआ है ना वो रिकॉर्ड करेंगे डेरिवेटिव्स लायबिलिटी के नाम से, 10,000। तो मुझे बताओ पीएनएल में कितना डेबिट होना चाहिए? 50,000 टोटल। यस, समझ में आया अभी? यस। यस, तो ये 2 जर्नल एंट्रीज पास होगी, जहां पे हमने रिपोर्टिंग डेट पे आते ही डेटर अकाउंट को भी रीवैल्यू किया, एज वेल एज हमारा डेरिवेटिव्स अकाउंट को भी रीवैल्यू कर दिया हम लोगों ने, उसको पीएनएल में डाल दिया, और एक्सचेंज अगेन वंस अगेन विल गो टू पीएनएल ऑब्वियसली। अब बारी आई स्टूडेंट्स हमारा तीसरा डेट का, यहाँ पे द थर्ड डेट मान लेते हैं, यहाँ पे 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल पे रेट चल रहा है 70 का, तो मेरे डेटर अकाउंट के अंदर तो और फायदा बोल रहा है। यस, सही है कि नहीं है? डेटर अकाउंट में तो और फायदा है, साला $10,000 आने वाले हैं, अब तो 70 के रेट पे मेरे को पैसा मिलेगा। यस, स्पॉट मार्केट के अंदर मेरे को फायदा नजर में आ रहा है, बट एफआरए में मेरे को नुकसान होगा। भाई हेजिंग का यही तो ब्यूटी है कि कहीं एक जगह से आपको फायदा होगा बट दूसरी जगह में सारा नुकसान होगा। अब बोले सर नुकसान कैसे? देखो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में दिक्कत क्या है कि 70 का स्पॉट रेट चल रहा है और आपको ट्रांजेक्शन को स्क्वायर ऑफ करना है 64 से, तो मोटा मोटा आपका तो नुकसान ही है। यस, सो यहाँ पे आ जाते हैं जनरल एंट्री में 30 आप अप्रैल। लास्ट वाला कैन प्लीज रिपीट, ये वाला लास्ट जो आपने बताया 70 वाला। हाँ हाँ, करेक्ट है। मुझे बताना जरा कि अगर मैं $10,000 मार्केट में बेचने जाऊं, यस, तो अभी इस डेट पे स्पॉट मान लेते स्पॉट रेट चल रहा है 70 का, ठीक है, तो मेरे को कितना मिलेगा? 7 लाख। यस, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा तो एफआरए हो चुका है ना, कौन से भाव पे? ओके 64। 64 पे ये एफआरए चल रहा है, ठीक है, और स्पॉट में चल रहा है 70। हाँ तो 64 के दाम से मेरे को बैंक वाले 640 देते, बट अगर रियली में डेटर्स अगर स्पॉट मार्केट में स्क्वायर ऑफ होता तो 7 लाख मिलता। ओके। सही बात है कि नहीं है? यस। ठीक है, आपको डेटर अकाउंट को देखते हुए या तो स्पॉट मार्केट को देखते हुए मजा आ रहा है, यस सर, वाह वाह वाह, मजे ही मजे, अपने तो फायदा ही फायदा है, रेट बढ़ने दो बढ़ने दो बढ़ने दो। यस, बट एफआरए आपको कोई मनी कमा के नहीं देने वाला है इस पर्टिकुलर सिनारियो में, वो तो सिनारियो ऐसा क्रिएट किया इसलिए। तो यहाँ पे जो आपका एफआरए है वो बेसिकली एक लिमिटेशंस बन जाएगा, बट वापस आते ही यहाँ पे जनरल एंट्री पास करते और बेटर क्लैरिटी मिलेगा। तो डेटर अकाउंट है ना, वो ऑलरेडी एक बार तो हमने 6 लाख से एंट्री किया था, एंड दूसरी बार एक्सचेंज गेन के नाम से हम लोगों ने 50,000 पे एंट्री किया था। बट राइट नाउ अभी के स्पॉट रेट के हिसाब से देखे तो 70 का स्पॉट रेट चल रहा है, $10,000 है, तो 7 लाख मुझे रुपए मिलने चाहिए। सही है, तो मेरे डेटर अकाउंट को रीवैल्यू करके मेरे को और 50,000 बढ़ाने हैं। डेटर अकाउंट डेबिट 50,000 टू फॉरेन करेंसी गेन। समझ में आ रहा है? टू फॉरेन एक्सचेंज गेन है। इसके कारण क्या होगा, मेरा डेटर अकाउंट की बैलेंस कहां तक पहुंचेगी बताओ? इस एंट्री से डेटर अकाउंट 7 लाख तक पहुंचेगा, करेक्ट है, और स्पॉट रेट भी उसी हिसाब से चल रहा है 70 का। तो आप देख रहे हो कि हर एक समय पे, भैया देखना, हर एक समय पे मैं मेरे डेटर अकाउंट को भी रिवैल्यू करता जा रहा हूं और साथ साथ में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को भी रिवैल्यू कर रहा हूं, मतलब हेज आइटम को भी रिवैल्यू, हेज इंस्ट्रूमेंट को भी रिवैल्यू, दोनों को रिवैल्यू करते जा रहा हूं मैं, और जब जब रिवैल्यूएशन करूंगा पीएनएल में डाल दूंगा उसको। समझ में आ रहा है अभी? यस यस। यस, तो ये हो गया पहला। अब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। जब हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का बात कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो अब
नाउ व्हाट वी कैन से हियर कि ऑलरेडी देखिए ना, जरा आप मुझे मोटा मोटा बताइएगा कि 70 पे स्पॉट मार्केट चल रहा है, एफआरए है 64 का, तो आपने मुझे बोला कि सर यहाँ पे तो 60,000 का नुकसान है, 60,000 का नुकसान है, क्योंकि स्पॉट रेट आपको 7 लाख कमा के दे रहा है। यस, बट सामने बैंक वाले तो 640 ही आपको दे रहे हैं, 60,000 का लॉस है। इसमें से क्या मुझे बताना, 10,000 का लॉस तो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर दिया था कि नहीं किया था? देखो ना, ये रहा डेरिवेटिव्स लायबिलिटी अकाउंट, ऑलरेडी क्रिएट हुआ है ना 10,000 से। राइट सर। करेक्ट है। तो अब मुझे और लॉस बुक करना है पीएनएल के अंदर, सिर्फ 50,000 का ओनली पीएनएल में अब डेबिट होगा, सिर्फ 50,000, क्योंकि डेरिवेटिव्स के कारण जो मोटा मोटा इन टोटल बोलने जाए, इन टोटल अब फुल एंड फाइनल, क्योंकि अब तो ट्रांजैक्शन स्क्वायर ऑफ करने का बात आया है, अब तो आगे स्टोरी कुछ है नहीं, इसके आगे देयर इज नो रिवैल्यूएशन, खत्म हो गया। तो अब फुल एंड फाइनल लेवल पे देखने जाए तो ये है मेरा फुल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ 70, एंड इफ वी कंपेयर इट विद द एफआरए, 64 का एफआरए, 60,000 का तो लॉस नजर में आ रहा है, बट 10,000 का रिकॉर्ड हो चुका है। तो अब भैया पीएनएल अकाउंट डेबिट 50,000 टू डेरिवेटिव्स लायबिलिटी 50,000। यस, क्लियर? यस यस। यस अब सर। मान लेते हैं ये सट्टा है, मान लेते हैं सट्टा होता, सट्टा एफएनडो होता, ठीक है? तो एफएनडो वाले क्या करते, एफएनडो वाले बोलते हैं ना कि दीपन भाई आज चलिए हमारा डेडलाइन आ गया, दीपन भाई आज पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का बारी आया है। करेक्ट है, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का बारी आया है, दीपन भाई बताइए स्पॉट रेट क्या चल रहा है? हमने बोला स्पॉट रेट चल रहा है 70। बोले एफआरए कितने का क्या हुआ है? ठीक है, हमने बोला भाई एफआरए चल रहा है हमारा 64 का। तो दीपन भाई आप तो शर्त हार गए, आपने रियल लाइफ में शर्त जीत, रियल लाइफ में आपने फायदा कमा लिया। यस, रियल लाइफ के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा आईएनआर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो $10,000 जब रिसीवेबल होने वाले थे तब तो 60 का रेट चल रहा था, आज देखो दीपन भाई आप तो आसमान पे उड़ रहे हो, 70 का रेट चल रहा है। तो आप अपनी रियल लाइफ में यही $10,000 को कन्वर्ट करवाओगे तो 7 लाख रुपए मिलेंगे। यस, बट साला डेरिवेटिव्स में तो नुकसान भुगतना पड़ेगा भैया। दीपन भाई दोनों जगह पे फायदा फायदा नहीं हो सकता है, क्या लग रहा है? यस करेक्ट है। तो अब मुझे बताना कि अगर नेट ऑफ मेथड करते तो ऑब्वियसली एफएनडो मार्केट क्या बोलता कि स्पॉट रेट चल रहा है 70 का और आपका यहाँ पे एफआरए चल रहा है 64 का, तो भैया दीपन भाई आपका नुकसान है, डिफरेंस जो आएगा वो आपका नुकसान है। ठीक है, सो यहां तक कंप्लीट है, सारी एंट्री समझ में आई? यस, करेक्ट। अब स्टूडेंट्स है ना, नेटिंग ऑफ तो एफएनडो मार्केट में होगा, ठीक है, एफएनडो मार्केट में होगा। एफआरए होता है ना फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, वो रियली में बैंक के साथ में आमने सामने होगा। इसका मतलब ऐसा होगा कि अगर अब मैं नेट ऑफ मेथड को भूल जाओ, इसमें आ जाता हूं एग्जाम्पल में, तो एक्चुअली में मुझे बताना मैं क्या करने वाला हूं, पता है? मेरे को जो $10,000 आने वाले हैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी एफआरए करके बैठा था, तो अब मैं टेंशन फ्री हूं कि भैया मार्केट में जो रेट चले वो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मुझे बताइए, आप कहीं पे जाना है आपको, और आपको फ्लाइट टिकट आपने बुक कर दिया है, फ्लाइट टिकट बुक कर दिया है, फिर भी क्या आप बार बार जाके चेक करते हो कि क्या क्या फ्लाइट टिकट का भाव चल रहा है? नहीं ना। आपने जो भाव पे बुक किया ना वो अब आपके लिए हकीकत है, वो आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। फिर आगे जाके फ्लाइट टिकट का दाम बढ़ भी सकते हैं, घट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो एफआरए में जब बंदा एंटर होता है ना तो दे डू नॉट सी स्पॉट रेट क्या चल रहा है, उनका रेट फिक्स हो गया 64 का। अब 4 महीने बाद जब ये डॉलर आएंगे ना, ये कहीं पे कन्वर्ट करवा के नहीं जाएगा। $10,000 आए, सीधा 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 गया बैंक के पास में। यस, सीधा गया बैंक के पास में, बैंक को जाके बोला सुनो भैया ये रहे आपके $10,000, लाओ मेरे को 64 के हिसाब से 640। यस, समझ में आया? स्पॉट रेट जो चल रहा होगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट डू यू से? करेक्ट
ठीक है, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है। आज मेरे मेरा मेरा फ्रेंड आया था ना, ठीक है, मतलब मेरे को एक काम से है ना, एक्चुअली मैं मेरा फ्रेंड दुबई जा रहा था, तो मैंने उसको डॉलर दिए थे, ठीक है। अब उसको डॉलर दिए, वो यूज नहीं हो पाया, तो मेरे को वापस आके दे दिए। मैंने भी अपने किसी रिश्तेदार के पास से वो डॉलर बोरो किए थे कि यार मेरे को डॉलर दो ना, मेरे को जरूरत है, और जरूरत थी सिर्फ 100-200 डॉलर की, ठीक है, 100-200 डॉलर की। तो मैं मार्केट नहीं गया, अपने रिलेटिव के पास लेके आया, तो मैंने कहीं कन्वर्ट करवाया ही नहीं, ठीक है। तो 10,000 डॉलर आए, तुरंत जाके बैंक को दे दिए, बैंक वालों ने ले लिए 64 के रेट से, मेरे को 640 दे दिए, ठीक है। तो देखना, इस ट्रांजेक्शन के जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, देखना बहुत जबरदस्त तरीके से सारा अकाउंट्स क्लोज हो जाने वाला है। यस, देखिए इधर, द फुल एंड फाइनल एंट्री टू कंप्लीट द होल ट्रांजेक्शन। बैंक वाले मेरे को देंगे कितना, देंगे एट दी एंड 640, बताइए। यस, बट मेरा डेटर अकाउंट कौन से अमाउंट पे खड़ा हुआ है, बताइए, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट कितने पे खड़ा था आफ्टर ऑल द 6 lakh. रिवैल्यूएशन? हाँ, After all the revaluation, 7 lakhs. 7 लाख पे खड़ा था। यस, एंड अब मुझे बताइए, डेरिवेटिव्स के अंदर कभी कभी असेट्स एंड डेरिवेटिव्स लायबिलिटी भी रिकॉर्ड किया था, तो डेरिवेटिव लायबिलिटी कितने पे खड़ा था? 60 50. 60. 60,000। यस, 10,000 एंड 50,000 ऐसे करके टोटल 60,000 की हम लोगों ने डेरिवेटिव्स लायबिलिटी रिकॉर्ड किया था। अब वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि अब तो भैया रिसीवेबल ही नहीं रहे, ना एफआरए रहा, ट्रांजेक्शन खत्म, लायबिलिटी खत्म कर दी हमने, डेबिट कर दिया 60,000, तो लायबिलिटी का अकाउंट क्लोज हो गया, डेटर का अकाउंट क्लोज हो गया, और पैसे भी मेरे को मिल गए। क्लियर है? यस। Yes, so after we have done with the example, this is the theory that I wanted you to mention. Yes, जो हमने ऊपर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, आप इसको लिख भी सकते हो, ऊपर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है बस वही मैंने बस एक दो पॉइंट लिखाए हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप जो लेक्चर में बोलते हो बस लिखेंगे तो बेटर रहेगा, अच्छी बात है, लिखो, एंड लिखना ही चाहिए। सिंपल लैंग्वेज लिखा है कि गेन और लॉस ऑन हेज आइटम और इंस्ट्रूमेंट, जो कोई भी हो, आइटम या इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों का गेन और लॉस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा, इवन इफ द हेज आइटम इज क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई या ऐसा कुछ आपने कंसिडर किया हुआ है, फिर भी हेज अकाउंटिंग तो क्या बोल रहा है भैया, पीएनएल में डालने को बोल रहा है। डन, डन। यस, आगे बढ़े, लिख लिया? Yes, sir. यस। तीसरा पॉइंट भी लिखवाना है, जल्दी से लिख लो, फिर मुझे बताओ। डन। डन, चलिए आ जाते हैं द लास्ट पॉइंट। however when
डन? यस यस, डन है। तो फेयर वैल्यू हेज तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फेयर वैल्यू हेज के आप कोई भी सम्स कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है ना, ठीक है, इसका भी कप्लान के अंदर सम अवेलेबल है, जिसमें फर्क कुछ नहीं पड़ता है। जहां जहां पे भी मैंने यहाँ पे पीएनएल वर्ड यूज किया है ना, डेरिवेटिव लायबिलिटी या वगैरह में पीएनएल, बस वो पीएनएल के बदले वहां पे ओसीआई आ जाएगा। यस, ओसीआई आ जाएगा। ओके, दैट इज द ओनली डिफरेंस इट विल मेक। और इसी का एक प्रॉपर एग्जाम्पल इन लोगों ने दिया हुआ है कप्लान के अंदर इस लास्ट पॉइंट के बारे में, जहां पे जैसे हमने इस एग्जाम्पल में रिसीवेबल नाम का हेज आइटम लिया था, बट वहीं अगर हेज आइटम को इक्विटी शेयर्स का होवे तो, इक्विटी शेयर्स का होवे और वो ओसीआई के अंदर जा रहा है, तो उसका गेन और लॉस भी ओसीआई में जाएगा। डन? यस, सो दिस इज द फेयर वैल्यू हेज। अब जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फेयर वैल्यू हेज एंड कैश फ्लो हेज दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, इट डजंट लुक पॉसिबल कि दोनों चीज पॉसिबल होवे। अगर हमने 1 घंटा वहां पे स्पेंड किया है तो और पॉसिबिलिटी है। मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है? फेयर वैल्यू हेज के सम्स आपको करने हैं घर पे, ठीक है? कल अपने कैश फ्लो है जो है ना, उसको कॉन्सेप्ट पढ़ के कैश फ्लो हेज के सम्स मैं करवाऊंगा। ओके, Yes, sir. ठीक है? यस, बट हाँ, आज आपको फेयर वैल्यू हेज करना है। कल हम रात को सेम टाइम पे मिल सकते हैं फॉर कैश फ्लो हेज। Yes, sir. डन? यस, ठीक है। यस, बट आई होप जितना टाइम इन्वेस्ट किया है वो बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा आपके लिए, एंड अब आपको समझ में आ गया होगा। यस, जनरली मैं इतना लंबा कभी खींचता नहीं हूं, बट कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जैसे आपके दिमाग में क्लियर नहीं है, तो वहां पे ऑब्वियसली मैं ट्राई करता हूं कि ज्यादा टाइम लूं। चलिए, तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम कैश फ्लो हेज के लिए। यस, ओके, बाय बाय, Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम।